नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू। विश्व साहित्य सेवा संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अतिथि हैं ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन की संस्थापक श्रीमती ममता मंडल सिंह जी। ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन युवाओं को शामिल करने के लिए स्थापित एक सामाजिक संस्था है। इनका उद्देश्य स्थानीय भाषाओं के साथ हिंदी भाषा को अगली पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाना रहा है। आप खुद वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। गांधी जी की कही हुई इस बात को सिद्ध करती आइए मिलते हैं ममता मंडल जी से, जानते हैं हिंदी के लिए उनके पास और नमस्कार क्या ममता जी, आपका विश्व साहित्य सेवा संस्थान में स्वागत है। नमस्कार अनुसुईया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ममता जी, आप मुझे बताएं सिंगापुर में आप कब से रह रही हैं और कैसे आपने हिंदी को चुना कि आप हिंदी को लेकर आगे बढ़ेंगे और ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन इस तरह की कोई संस्था का निर्माण करेंगी। अनुसुईया जी। सच पूछूं तो मेरा प्रोफेशन बैंकिंग था। उसके बाद मैं मार्केटिंग और ब्रांडिंग कंसल्टिंग कर रही थी। जी। और हिंदी में क्षेत्र में कार्य करना एक कहिए कि एक सौभाग्य था और भगवान की भेजी हुई एक प्रोजेक्ट की तरह मैंने इसको एक्सेप्ट किया था, चैलेंज जी। कि ये मेरी बिटिया जो बहुत अच्छी हिंदी यहाँ पे सीखती थी, ए लेवल तक, ओ लेवल तक, और पढ़ने के बाद जब उसका ये प्रश्न हुआ कि इस हिंदी को हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कि हमने ये स्किल पढ़ा है, उसके बाद इसका क्या उपयोगिता है, इसका क्या औचित्य है हमारे जीवन में। तो इस प्रश्न से मेरी वो खोज शुरू हुई कि इतनी बड़ी बात है और भाषा का हमारे जीवन में क्या जो कहते हैं कि इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, जो एक भाषा संस्कृति के अलावा और हमारे लिए क्या आवश्यक, क्यों आवश्यक है अपनी भाषा से जुड़े रहना। बिल्कुल। फिर उस जर्नी के तहत मैंने ये पाया कि ना केवल हिंदी भाषा, ये अन्य भारतीय भाषाओं में भी यही एक जद्दोजहद चल रही है कि बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं अपनी भाषा से और इन टर्न संस्कृति से। कल्चरली आप पूजा पाठ फेस्टिवल्स में जा सकते हैं, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं जब तक आपको भाषा नहीं आती हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के तहत ये शुरुआत हुई। तो पहला जो कदम था मेरा, वो ग्लोबल हिंदी प्रेरणा अवार्ड्स के साथ शुरुआत की 2014 में, जो सिंगापुर भारत के बायलैटरल संबंधों का 50वां साल था। और 9 जनवरी का दिन था। मुझे अभी भी दिन इसलिए याद है क्योंकि वो प्रवासी भारतीय दिवस भी उसी दिन पड़ता है। अच्छा। और हमारी उस समय की जो भारतीय उच्चायुक्त थी विजय ठाकुर सिंह जी, वो आई हमारे कार्यक्रम में। उन्होंने और मोदी जी द्वारा जो उस दिन का भाषण था, वो संदेश हमारे मन से पढ़ा गया। क्या बात तो वो है। एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन हमें मिला। और चूंकि मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से थी, तो सबको ये हिंदी के क्षेत्र में इस स्केल का किसी ने काम किया नहीं था कभी। उससे पहले सिंगापुर में संस्थाएं हैं, डी स्कूल है, हिंदी सोसाइटी है, जो बच्चों को पढ़ाती बहुत अच्छा है। उनकी वजह से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छी स्तर की हिंदी पढ़ रहे हैं। जी। करिकुलम वाइज भी और वोकेबलरी वाइज भी स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग बहुत हाई था। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि वो एक सिर्फ वीकेंड का एक्टिविटी होता है, बच्चों के पास कोई ऐसा मंच नहीं था कि जहाँ पे वो आके जुड़ सके और अपनी इस प्रतिभा को भी दिखा सके कि भाषा भी एक हमारे लिए एक स्किल है, हमारा एक प्रतिभा है जिसमें वो कुछ अचीव कर सकते हैं। और चूंकि स्कूलों में भी सीमित एक्सपोजर होता है, सब बच्चों को बराबर एक्सपोजर भी नहीं मिलता है, तो ऐसा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म जो इसमें कोई भी बिना जजमेंट के आके बट एक हेल्दी कंपटीशन की तरह आए और पार्टिसिपेट कर पाए, तो वहां से शुरुआत की थी। तो जब ग्लोबल हिंदी प्रेरणा अवार्ड्स पहले साल बहुत धूमधाम से, करीब करीब 250 पार्टिसिपेशन थी, 500 लोग आए थे ऑडियंस में ओवर द 2 days। बहुत लंबा कार्यक्रम चला। और जब हमने चर्चा का विषय रखा था कि हाउ ग्लोबल इंडियंस परसीव हिंदी, तो उस चर्चा से बहुत सारी चीजें निकली। तो पता चला कि और भी इस क्षेत्र में काम किया जा सकता है, जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े, जो हमारे इस समुदाय के और भी जो सहभागी है सब जुड़े, और जब पता चला कि हिंदी के क्षेत्र में कितना कुछ किया जा सकता है, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सीरियसली और लेके दायरा बढ़ाया। हिंदी, उर्दू, तमिल तीनों को एक मंच पे लाना, कि हम लोग आपस में ही अपनी भाषाओं का सामंजस्य, अपनी भाषाओं की समृद्धता को नहीं जानते तो वो कैसे एक दूसरे तक पहुंचाएं। बिल्कुल। तो बस वो एक जर्नी थी प्रेरणा अवार्ड से जो शुरू हुई। और अब हम एक
हिंदी एक्सीलेंस समिट और बहुत सारे एक्टिविटीज हुई हैं, तो आगे चर्चा करेंगे तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी। तो बिल्कुल। ये बैकग्राउंड था कि हिंदी की शुरुआत यहाँ से हुई, प्रवासी, लेकिन जी, प्रवासी, फेसबुक पे जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि बिल्कुल वो ममता हिंदी के नाम से मैं जानी ही इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि काम की वजह से मैंने वो फेसबुक एक्टिव किया और एक्टिवली हैंडल करना शुरू किया इस कार्य को। बिल्कुल ममता जी, हम आपको फेसबुक से भी जाने और फिर जैसे जैसे जानते गए थे वैसे वैसे आपको और जानने का मन करता गया कि जाने की भाई कहाँ से शुरुआत हुई है। ये तो शायद लगता है कि न्यू है, जो कि यहाँ पे सिंगापुर में हिंदी की जब न्यू डाली गई थी उस समय की बात आप कर रही हैं कि ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन नाम से ही ये सिद्ध होता है कि जब भाषाओं की मतलब यहाँ पर हमने अपनी भाषा, भारतीय भाषाओं को प्रमुखता दी गई होगी और उन भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य शुरू किया गया होगा, तो उस समय की बात हम आपसे जान पाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे ये जान करके। तो इसके आगे अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बात की कि प्रेरणा अवार्ड आपने शुरू किया, तो प्रेरणा अवार्ड के तहत किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आपकी संस्था करवाती है? प्रेरणा अवार्ड जब शुरू हुआ था तो कविता लेखन, कहानी लेखन और पब्लिक स्पीकिंग जिसको कहते हैं वक्तव्य प्रस्तुतिकरण, इन तीनों क्षेत्रों में 8 वर्ष से 80 वर्ष तक को हमने इनवाइट किया था। क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक हम बड़े आगे बढ़ के अपनी भाषा को नहीं पकड़ेंगे तो बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही। और इस उस जर्नी में जो शुरुआत हुई, वो जो सफर शुरू हुआ उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते गए। और जो ये प्रोत्साहन की बात है कि प्रोत्साहित कैसे करें, तो हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत कंटेम्प्रेरी और रेलिवेंट होते हैं। जैसा पहला साल था वो था सिंगापुर मेरी कर्म भूमि और जन्मभूमि, जी, मतलब सपनों की नगरी भी है और कर्म भूमि भी है हम लोगों की। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके तहत बच्चों ने सबमिशन किया था, बड़ों ने सबमिशन किया था। जब आज के बहुत सारे जाने माने साहित्यकार सबसे पहले वहां पे पहली बार कविता लिख के उसको प्रतियोगिता में आए थे और आज सब एस्टैब्लिश राइटर है कई उसमें से। तो वो एक बहुत ही सुखद अनुभूति है कि एक आप चेंज लाते हैं, बदलाव कुछ शुरू करते हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी अनुसुईया जी। हिंदी की नींव यहाँ पे हिंदी सोसाइटी के जो तिवारी जी थे उन्होंने हमें हमारे बच्चों के लिए ये रास्ता बनाया कि हिंदी उनको मदर टंग अलाउड हो लेना और पढ़ना। उस पे मेरा कोई श्रेय नहीं है। मैं बस ये दो संस्थाएं बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ा रही थी मेरे आने से पहले से भी। अच्छा। और मैं बस ये है कि 2015 में जो मैंने देखा बच्चों का रुझान नहीं है और लगाव नहीं है उसकी तरफ, जो अवेयरनेस और अलाइनमेंट होते हैं ना कि एक कनेक्ट बियॉन्ड द बुक्स कैसे क्रिएट किया जाए, उसकी तरफ मैंने काम शुरू किया। तो एक इंडिपेंडेंट मंच की तरह जहाँ पे कोई भी आके अपनी बात कह सकता है, भाषा का टॉपिक और अपनी मातृभाषा में आके अपनी बात रख सकता है, वो एक प्लेटफॉर्म है। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि हमारे जो टॉपिक्स है वो कंटेम्प्रेरी रखते हुए हमने रखा कि मेरी धरती मेरी जिम्मेवारी। अब आप कहिएगा कि मेरी कैसे हो सकता है, हमारी धरती हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं जब हम कहते हैं तो हम में ये होता है कि वी, और वी का मतलब होता है कि कोई और कर देगा। हम अपने ऊपर कभी नहीं सोचते कि मुझे भी ये जिम्मेदारी उठानी है और मुझे ये भी इस बदलाव में आगे बढ़ना है। तो इसीलिए मैंने उसको चेंज किया। तो मेरी धरती मेरी जिम्मेदारी या माई अर्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक पे दूसरा हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हमारे टॉपिक्स और डिटेल्ड होने लग गए। तो फोक टेल्स रीटोल्ड इन मॉडर्न टाइम्स एक बहुत बड़ा टॉपिक था जिसमें बच्चों ने बहुत इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी को दिखाया और बहुत सारी नई नई कहानियां निकली, तमिल में भी हिंदी में भी। तो वो एक जर्नी थी ऐसे। फिर जब कोविड का टाइम आया तो ऑनलाइन में हमने फिर एनवायरमेंट डे और एक कविता के रस करके हमने सिंगापुर नवरस करके कविताओं का संकलन, पहली हिंदी कविताओं का संकलन सिंगापुर से पब्लिश किया। तो इस तरह के 2-4 एक्टिविटीज होते होते एक हमारा और कार्य है जो हम कॉर्पोरेट्स में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि हिंदी भाषा को बिजनेस का लिंग्वा फ्रैंका कैसे बनाया जाए और हिंदी बेल्ट और वर्नाकुलर बेल्ट से आने वाले लोगों को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। तो ऐसे लोग जो अपनी भाषा को, जैसे आप जैसे लोग हैं व्यक्तित्व हम जिनको कहते हैं कि जो हिंदी एनरिच पर्सनालिटीज है, खुशी खुशी आए और अपने क्षेत्र के बारे में हिंदी में जितने लोगों के साथ साझा कर पाए। तो वो हमारा वो हिंदी एक्सीलेंस समिट और हिंदी एक्सीलेंस प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत से वक्ता जुड़े हुए हैं।
और इस साल का जैसे कि प्रेरणा अवध का आप जानती है कि हम लॉन्च करने वाले हैं 27 जनवरी को। तो इस साल का टॉपिक हम लोगों ने रखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, और डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, और ऑटोमेशन एंड इनोवेशन, जो आज के समय के तीनों बज वर्ड्स और ऐसी चीज है जो जिसके लिए बच्चों का सेंसिटिव होना और अवेयर होना सही समय पे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, वक्त के तो साथ उस जरूरी है जी। तो उस तरह इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम विषयों पे हमारा इस बार का कहानी लेखन प्रतियोगिता होगा जी। और 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के सिंगापुर के सभी को आमंत्रण है कि पार्टिसिपेट करें। भारत के बाहर भी इसको इंटरनेशनली हाइब्रिड मॉडल में किया जाएगा बहुत, और कोशिश ये है कि मराठी भाषा, हिंदी भाषा के जो स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल, मराठी मीडियम स्कूल, गुजराती मीडियम स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जी जी, जिनके उनके बच्चों को हम एक इंटरनेशनल एक्सपोजर दे सके जी। तो इंटरनेशनल अगर हम करने जाएंगे तो फिर ऑनलाइन ही हमें करना होगा इन चीजों पर वर्क, ताकि जी ऑनलाइन, जी जी। जी, ये तो इसीलिए आपका सहयोग, VSS का सहयोग चाहिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, कि ऐसा भी एक कार्यक्रम है जिसमें वो कहीं से बैठ के जुड़ सकते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल, और ये बहुत भगवान ने चाहा तो अच्छा है। सिंगापुर भी आने को मिल सकता है जी। फाइनलिस्ट को। और अभी जो जैसा कि मतलब समय ऐसा चलता आ रहा है कि इंग्लिश मीडियम की तरफ लोग बहुत ज्यादा रुझान कर रहे हैं, और जो बच्चे, जो पेरेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर पाते इंग्लिश मीडियम, वो भी अपने बच्चों को जैसे तैसे इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जी कि भाई समय ऐसा चल रहा है। लेकिन अगर इस तरह की प्रोत्साहन और इस तरह की प्रेरणा अवार्ड उन बच्चों को भी दिए जाएंगे जो वर्नाकुलर मीडियम से हैं और गवर्नमेंट स्कूल से हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें ये नहीं महसूस होगा कि इंग्लिश मीडियम ही सब कुछ है। उनको एक अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस पर आकर वो अपनी प्रतिभा को, अपनी भाषा को अच्छी तरह से निखार सकते हैं और बोल सकते हैं उसको। जी तो जी ये जी। एक बहुत बहुत अच्छा कदम है आपकी ओर से। तो हम अपनी इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक अगला सवाल पूछना चाहेंगे कि भाषा का एक देश की प्रगति में क्या सहयोग है? आपके अनुसार व्यापार, भाषा और संस्कृति का कितना संबंध है? जैसे कि आपने बताया कि आप मार्केटिंग से जुड़ी हुई हैं, और हिंदी वर्नाकुलर मीडियम के जो बच्चे हैं, जो युवा हो रहे हैं, उनको ये कॉम्प्लेक्शन ना महसूस हो, तो व्यापार में जब वो उतरते हैं तो भाषा का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि अब हर जगह इंग्लिश ही छाई हुई है, और मतलब जिस तरह का मार्केट चल रहा है, तो आप कैसे उस चीज पर योजना बना रही हैं? अच्छा, अब आप सोचिए कि भारत दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, जी। और उसका 60% जो है वो भारत हिंदी बेल्ट कहलाता है। ओहो, जी तो अब इसी से आप भाषा की समृद्धता और व्यापकता समझ सकते हैं कि अगर आपको भारत में किसी भी व्यापार में उतरना है, चाहे वो मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आप हिंदी भाषी के साथ इंटरेक्ट करें। जी जी तो उसी के तहत कि अगर आपको लोकलाइजेशन करना है और इंडियन मार्केट को कैप्चर करना है, तो वो कैसे करेंगे? जब तक आप, अगर जैसे ठंडा मतलब कोका कोला अगर बोला जाता है तो उसका कुछ कारण होगा। कोका कोला जैसी कंपनी ने अगर हिंदी में अपना एडवर्टाइजमेंट किया है और उसको हर लैंग्वेज में उसको उसका वर्जन बनता है, हर मेजर जितने भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हैं या PNG के प्रोडक्ट्स हैं, सबकी एडवर्टाइजिंग हर क्षेत्र के लिए अलग अलग बनाई जाती है, और अगर भाषा का महत्व नहीं होता तो ये ऐसा नहीं देखने को मिलता हमें। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम लोग ये रैट रेस में, और जो कहते हैं ना कि एक डेवलपमेंट के रेस में, कहीं ना कहीं ये इंग्लिश वाला जो डोमिनेशन हम लोगों की लाइफ में हुआ कि करियर ग्रोथ के लिए इंग्लिश जरूरी है, जी वो हम डिफाइन, उसको हम अभी भी नहीं कहते कि जरूरी नहीं है, जरूरी है अंग्रेजी। लेकिन अगर अंग्रेजी नहीं आती तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आपका काम आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। वो, और दूसरी कि आप, दूसरा एक जो की स्किल हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी पढ़ाई जो भी हमने मैथ साइंस जिस पे भी डिग्री की होगी, वो बहुत कम है ऐसी चीजें जो डायरेक्ट आपको लाइफ में या करियर में यूज होती हैं वो नॉलेज। जी। मगर हिंदी और अंग्रेजी या जो भी भाषा आपने सीखी हो, ये आपके साथ जीवन भर चलती है, कम्युनिकेशन आपकी पर्सनालिटी और के लैंग्वेज। साथ होती है जी। तो कम्युनिकेशन और लैंग्वेज एक ऐसा स्किल है जिसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, और इंडिया एज अ मार्केट को भी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल अगर इसकी तरफ अलाइन नहीं है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। जी, और सही। उसके अलावा ये क्योंकि मैंने अभी भी देखा है कि MA हिंदी के व्यक्ति को और
एमए साइकोलॉजी को अगर सेम जॉब रिक्वायरमेंट है तो एमए हिंदी वाले को वो जॉब नहीं मिलेगी, अगर उसके पास स्किल होगा भी तो। अगर उसको अंग्रेजी नहीं आती बोलनी तो वो नहीं क्वालिफाई करते हैं। तो ये चीज हमको मिटाना है कि इंग्लिश इंटरव्यू, जिस जॉब के लिए जो स्किल सेट चाहिए उसी के बेसिस पे वो जॉब मिलना चाहिए, ना कि लैंग्वेज स्किल्स पे या कम्युनिकेशन स्किल्स पे। ट्रू, ट्रू, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सत्य कहा आपने कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो सिर्फ फिर पढ़ाना चूज करते हैं, जैसे कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर देते हैं जो हिंदी एमए से रिलेटेड होते हैं, या अपनी कुछ किताब लिखते हैं। लेकिन अब किताबों से मुझे याद आया कि बाजार भी हिंदी की किताबों का पढ़ने का जो बाजार है, जो बिकने का बाजार है, वो भी अभी काफी सिमटा हुआ सा है। उसे हमें वास्ट बनाना है, तो उसके लिए आपके क्या विचार हैं कि हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए? अनुसुईया जी, पहला रोड ब्लॉक तो ये है कि भारत में जो रीडर्स हैं उन तक किताबें पहुंचती नहीं है। अच्छा। जो हिंदी किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना सशक्त नहीं है जितना अंग्रेजी किताबों का है। जी। अगर आप एयरपोर्ट देखिए या कहीं पे भी आज के समय पे आप देखेंगे तो हिंदी की किताबें शायद एयरपोर्ट पे तो मिलती भी नहीं, अभी तक मैंने देखना शुरू नहीं किया है। जैसे हम एक आउटलुक मैगजीन का हिंदी वर्जन खोजने जाएंगे तो वो एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगा, शायद शायद रेलवे प्लेटफॉर्म पे मिले, बट वो भी अब सीमित होता जा रहा है इलाहाबाद बनारस जैसे कुछ स्टेशनों पे। बट जबकि हम जब छोटे थे तो हम स्टेशन जाते ही थे कि हमको किताबें खरीदने मिलेगी सफर के लिए। बिल्कुल तो सही बात। एक वो डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज है, और दूसरा ये है कि अडेप्टेबिलिटी ऑफ हिंदी पब्लिशर्स बहुत कम है जो आज के समय के साथ चल रहे हैं और ई बुक्स मुहैया कराया जाए। अब काफी लोग अमेजोन पे हिंदी पढ़ पाते हैं, लेकिन वो एक अभी भी अडेप्टेबिलिटी और वो कहते हैं ना कीपिंग अप विद द मार्केट नहीं हो रहा है, कि जितनी डिमांड है उतना कंटेंट नहीं आ रहा है। और कुछ हैबिट्स वाली बात भी है कि अभी तक हमारी जनरेशन जो सैंडविच जनरेशन है, हम लोगों को अंग्रेजी किताबें, क्योंकि हमारा एनहांसमेंट होता था तो हम लोग अंग्रेजी किताबें पढ़ते थे। अब क्योंकि हम लोग सब मध्यम वर्गीय मध्यम एज के हो गए हैं और मिड लाइफ क्राइसिस कहीं ना कहीं है, और रूट्स और इन सब की बातें समझ आ रही हैं जो हमने मिस की है, कि हमने अपने आप को समृद्ध करना चाहिए था, हमारी वोकेबलरी को, हमारी भाषा को, और हमारी देश को इस जैसे भी हम कंट्रीब्यूट कर पाए। तो वो बहुत ही एक माइनर सी चीज है, बट अगर आप सोचिए एक क्षेत्र की अगर भाषा गुम होती है तो उस जगह का एक संस्कृत। पूरा ट्रेड, संस्कृति और वो पूरा ट्रेड भी कहीं ना कहीं मार खाता है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वहां पे कुछ, तो वो इसीलिए वो जिसको कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अगर हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, अपने बिल्कुल, अपने क्षेत्र में भी थोड़ा थोड़ा काम करें और बिल्कुल। उसको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि हर रोज करीब शायद 60 से 70 भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं। ये एक बहुत ही बुरी बात है, मतलब एक बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है जी भारत के लिए, क्योंकि यह एक तरह की रंग है, जैसे हमने कहा कि जी विविधता में एकता। तो अगर जी विविधता रहेगी ही नहीं तो उसमें हम एकता तो होगी, लेकिन वो सिर्फ एजुकेशन और सिर्फ करियर के रिगार्डिंग होगी। जो संस्कृति के जी रिगार्डिंग एकता है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जाएगी और विलुप्त होती जाएगी। और बच्चे भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाते हैं कि हम हैं क्या, हमारी जड़ें क्या हैं। तो जी ये इन चीजों पर सचमुच में हमें बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रवासी भारतीय भी इस पर रुख डाल रहे हैं और अपना नजरिया बदल रहे हैं, जिस वजह से हमारे जो बच्चे हैं आने वाले वो इन बातों को समझ पाएंगे। ये हम जी आशा करते हुए आगे चलते हैं। तो अब मैं आपसे अगला सवाल पूछती हूँ। ममता जी, आपने बहुत सही इन बातों पर अपने विचार डाला। और हम सरकार से भी ये आग्रह कर सकते हैं कि जैसे एयरपोर्ट हैं जो बहुत ही कॉमन सी जगह है, वहां पर हिंदी की किताबें रखी जाएं। जो जी हमारे कवि हैं या ऑथर हैं उनकी किताबों को वहां पे एक्सपोजर मिले, और मैगजीन भी जो हिंदी में पब्लिश होती हैं, न्यूज़पेपर जो हिंदी में पब्लिश होते हैं, उन्हें वहां पर रखा जाए ताकि बच्चे देख सके और कि हमारी हिंदी चल रही है यहाँ पर। जी कम से कम भारत में तो रखा ही जाए, दूसरे जी देश जी में इतना नहीं कह नहीं, सकते। बस आपके माध्यम से ये बात पहुंचे तो हम खुश हो जाएंगे कि एक हमारा एक और उद्देश्य सफल हुआ। तो आशा है कि ऐसा हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने बताया कि 27 जनवरी को सिंगापुर में एक्सपो में आपका जो होने वाला कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा के विषय में दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, तो आप जरा नजर डालें उस पर। तो 27 जनवरी को यहाँ 25 से 28 जनवरी यहाँ पे एक बहुत बड़ा कल्चरल और शॉपिंग फेस्टिवल हो रहा है जिसका नाम है नमस्ते भारत, जो डी आइडियाज नाम की कंपनी प्रोड्यूस कर रही है बड़े स्केल पे। उसके साथ साथ ही 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का जो गणतंत्र दिवस की हमारी जो सेलिब्रेशन होगी वो भी वहीं पे हम लोग प्लान कर रहे हैं एज अ कम्युनिटी।
तो वहाँ ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन अपने 2 प्रस्तुति लेके आ रहा है, लेकिन ओवरऑल हमारा विविधता में एकता को दर्शाते हुए, और एक टेपेस्ट्री ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जिसको कहेंगे कि भारतीय भाषाओं का एक ताना बाना बुनने की कोशिश करी है हमने, जिसमें ओडिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़ा, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, इन सब के अलग अलग आयाम देखने मिलेंगे। और कल्चरल प्लस लिंग्विस्टिक और लिटरेरी धरोहर के बारे में हम आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं। तो हम जब फेसबुक लाइव हो तो आप जरूर अपने पेज से भी शेयर कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो बातें पहुंचे और कोई और मोटिवेट होके भी ये काम अपने लेवल पे कर सके। और उसके अलावा एक तो ये कार्यक्रम होगा जिसमें हम विविधता दिखाएंगे, भारतीय विविधता विभिन्न भाषाओं से। उसके साथ साथ एक हमारा हिंदी एक्सेलेंस समिट का छोटा सा ग्लिम्स हम ला रहे हैं, जिसमें हम हेप जो कहते हैं ना, हिंदी एक्सेलेंट पर्सनालिटीज, जो वैसे व्यक्तित्व हैं सिंगापुर में बहुत सालों से हैं और हिंदी की सेवा तो नहीं कहूंगी, बट हिंदी के क्षेत्र में बहुत ही दिग्गज माने जाते हैं। और एक और हम बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आ रहे हैं कि जैसे इंग्लिश में प्ले राइटिंग एक प्रोफेशन है, मगर हिंदी में प्ले राइटिंग प्रोफेशनली कोई अभी तक एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो भी एक अलग प्रोफेशन है, और वो उसके लिए अलग प्रोफेशनल स्किल की जरूरत होती है, जिसके लिए हमारे साथ गौरी गुप्ता जी जुड़ेंगी, जो यहाँ की बहुत जानी मानी प्ले राइट है और मीडिया पर्सनालिटी भी है। और उनके साथ साथ हिमांशु खरे जी हैं, जो भी 75 अब तक 75 हिंदी गुजराती प्लेस लिख चुके हैं, डायरेक्ट कर चुके हैं और एक्ट भी करते हैं। वो वैसे तो वो बैंकिंग और फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, बट हमारे साथ इस मंच पे अपनी बात एज प्ले राइट कहने आएंगे। और उनके साथ एक सुनीता लाड भमरे जी हैं, जिन्होंने 2 या नहीं 3 पिक्चरों की स्क्रिप्ट राइटिंग की हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और सिंगापुर रहती हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनकी लेटेस्ट फिल्म साहसी है, जो यूट्यूब पे उपलब्ध है, जो एक बहुत ही सोशल कमेंट्री है ऑन द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म। बहुत सुंदर कहानी है। तो वो छोटी सी शॉर्ट फिल्म है, अगर समय मिले तो देखिएगा यूट्यूब पे, मैं आपको लिंक साझा करूंगी बाद में। लेकिन जो एक तो ये एस्पेक्ट है कि प्ले राइटिंग एज अ हिंदी प्ले राइटिंग एज अ स्किल एंड प्रोफेशन, इसको एस्टैब्लिश करना। और इसके बाद हम लोगों के साथ 2 कल्चरल प्रोग्राम होंगे, जिसमें रामायण का मंचन होगा, जो छोटे छोटे बच्चे करेंगे, हिंदी शिक्षा ग्रुप के बच्चे हैं। और उसके बाद हमारे जो, जैसे मैंने कहा शुरू में कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मेरा एक छोटा सा कोना मिथिला में, हमेशा मिथिला और मैथिली भाषा के लिए जब भी मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं जरूर से सम्मिलित करती हूँ अपने कार्यक्रमों में। तो इस बार हम महाकवि विद्यापति जी की जीवनी पर आधारित नाटक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उगना महादेव। तो हमारे गांव जो उगना है, एक जगह है जहाँ पे हमारे महादेव की बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो उसकी कहानी आप लोगों को देखने मिलेगी। जो आराधना झा श्रीवास्तव जी, जो मीडिया पर्सनालिटी है यहाँ सिंगापुर में भी और इंडिया में भी, तो वो उनके द्वारा स्क्रीन प्ले किया गया है और उनका डायरेक्शन भी वो कर रही है। और इस सब का जो ग्रैंड फिनाले होगा वो हमारा कविता का रस होगा, जो आप सब कवियों के साथ होगा, जिसमें विविधता में एकता का रंग जो हम बिखेरेंगे सिंगापुर में, उसके लिए। तो ये ओवरऑल 2 दिन का हमारा मिला जुला एक समारोह है कि हम गणतंत्र दिवस अच्छे से मना पाए, और सब तरफ एक जो अभी माहौल है, राममय है, रामायण भी है, देशभक्ति भी है, और 26 जनवरी भी है, तो सब मिला जुला के एक बहुत ही राममय चल रहा है। और बहुत सुंदर ममता जी आपने बताया कि, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि आप जैसे इतना बड़ा प्रोग्राम कर रही हैं, तो इसके लिए सहयोग धनराशि आपको कहाँ से उपलब्ध होती है? अनुसुईया जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहता है, धनराशि कहाँ से आएगी। और अभी तक ये रहा है कि काफी सहयोगी संस्थाएं साथ में जुड़ती हैं, क्योंकि कम्युनिटी लेवल का काम होता है ज्यादातर, और जो थोड़ा बहुत होता है तो वो मित्रों की सहायता से अभी तक होता रहा है। थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप कहीं ना कहीं से, क्योंकि कोविड के बाद सबके मार्केटिंग बजट्स और हिंदी के लिए वैसे भी बजट्स नहीं है, और क्योंकि मेरी संस्था जो है वो सोशल एंटरप्राइज की तरह रजिस्टर्ड है, ना हम एसोसिएशन है ना सोसाइटी है, और उसमें भी क्योंकि बहुत छोटी सी जगह है, तो हम उसमें भी बहुत सारे डाइवर्जन आते हैं, तो हिंदी के लिए उतने फंड्स नहीं निकल पाते। बट अभी तक कि सुचारू रूप से काम चलता आ रहा है, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रभु करवा देते हैं, और सब कुछ अच्छे से अपने आप हो जाता है। जैसे डी आइडियाज का हमारा साथ शुरू से है, वीडियो हाउस है हमारे साथ, फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑन इंडिया है, जो हमारा पीआर और पब्लिसिटी भी देखती हैं।
तो ऐसे कई सहायक सहायक जो संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं अनकंडीशनली सपोर्ट करती हैं। और वही होता है कि जब हम ये ठान लेते हैं कि हमें ये कार्य सिद्ध करना है, तो कहीं ना कहीं जी से मतलब यूनिवर्स की शक्ति भी मतलब जुड़ जाती है, और लोग ऐसे ना ऐसे उग जाते हैं जो कि हमें हमारी सहायता करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जब भी आप सोशल सर्विस करने की मतलब बात करें, चर्चा भी करें, या तो सिर्फ आप आगे बढ़ें, मुझे लगता है सहयोग भगवान कहीं ना कहीं से दे ही देता है। जी तो मैं जी, अब बिल्कुल आपसे भगवान की बहुत कृपा रही है, मतलब मैं जितना धन्यवाद करूँ कम है। और बिल्कुल सब साधन जुटा देते हैं। जी जी बिल्कुल, सारे कार्य वही पूरे करते हैं। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे अगला प्रश्न पूछने जा रहे हैं कि हिंदी पाठकों के विषय में आपके क्या विचार हैं। जैसे कि मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि हिंदी का जो बाजार है वो काफी सिमटा हुआ है। तो हिंदी पाठकों के बारे में, कि जैसे हम बच्चों को सिखा रहे हैं हिंदी, लेकिन क्या वो उपन्यास पढ़ पाएंगे, क्या वह, जैसे कि आपने कहा कि डायरेक्शन जो फिल्म में लिखना या नाट्य लिखना, तो इस पद्धति को समझ पाएंगे। आपको आपको क्या आशा नजर आती है जब आप बच्चों से इस तरह के कार्य करवाते हैं? देखिए आजकल भाई एक जनरल सा फिनोमेना है कि अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। हम्म, आज के समय में मार्केटिंग, जो पहले 1.5 मिनट का एडवर्टाइजमेंट होता था, वो 3 सेकंड में आपको पूरा करना है। जी अगर आपने 3 सेकंड में ऑडियंस को नहीं पकड़ा तो वो आपके साथ रुकेगा नहीं 8 9 या 10 सेकंड का भी देखने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के समय में। बट फिर भी मैं ये कहूंगी कि पाठकों की कमी नहीं है, पहुंच पहुंच नहीं रही है किताबें उन तक। और वो डिस्ट्रीब्यूशन और रीच का सारा खेल है, जो कहीं ना कहीं हमारा हिंदी क्षेत्र में वो बहुत बड़ा ब्लॉक है या चैलेंज है। उसको कैसे के करा ऊपर। जाए, उसको अगर कोई एड्रेस कर पाए मेजर पब्लिशर, वो बहुत बड़ा एक बदलाव की जरूरत है। तो बट वही है कि सब अडेप्ट कर रहे हैं, आशा है कि धीरे धीरे इस स्थिति चीज को। सुधरेगी। जी जी बिल्कुल। स्थिति सुधरेगी, मगर मार्केट बहुत बड़ा है। अगर आप देखिए, गूगल करिएगा तो सबसे अधिक ट्रांसलेट होने वाली भाषा, भारतीय भाषा गुजराती है। गुजराती है, अच्छा। तो जी अब ये डिजिटल कंजम्पशन के जमाने में हर कंटेंट, इवन ओवरसीज एनआरआई वगैरह को सबको मिला के, अब अगर आप देखें तो जो टॉप 20 भाषाएं हैं दुनिया की, उसमें 8 या 9 भारतीय भाषाएं हैं। जी जी, क्या बात है। तो ये सब छोटे छोटे तथ्य हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं सब बच्चों को कहती हूँ कि हिंदी क्यों सीखनी चाहिए, वो इसलिए कि अगर आप हिंदी सीख लेते हैं, वो एक ऐसी भाषा है जो बहुत साइंटिफिक है। जी और आप जो कहते हैं आप वही लिखते हैं। बिल्कुल। और जब वो आपको लिखना और पढ़ना आ जाएगी, तो आप दुनिया भर की कोई सी भी भाषा का प्रोनाउंसिएशन लिख के आप सीख सकते हैं। बिल्कुल सही बात करें आप। तो ये जो मार्केट की बात है, इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो सबको पता है। अगर आप, और जितने भारतीय बाहर हैं पॉपुलेशन के हिसाब से भी अगर आप देखें, तो आप के 1 in 5 चांसेस तो है ही कि आप भारतीय के साथ ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया एक तो बहुत आप बड़ी पॉपुलेशन है, विश्व की सबसे नंबर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एज एन इंडियन आप अपनी भाषा में समृद्ध रहेंगे, तो आप किसी भी नॉन नेटिव स्पीकर के ऊपर तो बेहतर कहलाएंगे ना। जबकि बिल्कुल मैं आजकल देखती हूँ कि बहुत पेरेंट्स को बहुत फ्रेंच और स्पेनिश का एक फैड वैल्यू है कि बच्चे हमारे स्पेनिश सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, मैंडरिन भी सीखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिखाइए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी भाषा भी सिखाइए। उन बिल्कुल अपनी बहुत कम भाषा। बच्चे, बिल्कुल जड़ बहुत कम बच्चे जड़ों से जुड़ने का। जोड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बच्चे जुड़े ही होते हैं। जो आपकी जनरेशन आ रही होती है वो आपकी भाषा से, आपकी संस्कृति से, आपकी सभ्यता से जुड़ी हुई होती है। वो वही सोल है जो बार बार रिटर्न आती है, तो उसकी उसे डाइवर्ट ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक्सीलेंट बन रहा है कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता पर, अपनी जी संस्कृति। तो ये बिल्कुल। अच्छी बात है। हाँ, एडिशनल वो कुछ और सीख रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि बच्चों का दिमाग सबसे बड़ा पावरफुल मशीन है भाषाओं को सीखने में। तो ज्यादा से जी ज्यादा भाषाएं बच्चे सीख सकते हैं, तो अपनी मदर टंग तो वो सीखे ही सीखें। और जो विदेशों के भारतीय हैं, तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि भले ही आप दुनिया की कोई भी भाषा अपने बच्चे को सिखा दें, लेकिन अपनी मदर टंग उन्हें जरूर सिखाएं। और इसमें ये एक हमारे लिए मतलब गौरव की बात है कि हमारा बिल्कुल। बच्चा है, और ये हम एक तरह से अपने, जैसे हमारे दादा दादी ने हमें अपनी कुछ चीजें, अपने त्योहार और ये चीजें सिखाई हैं, वैसे हम उनको अपनी भाषा पास कर रहे हैं। तो हम बच्चों को अपनी बिल्कुल। धरोहर क्या दे रहे हैं?
तो इससे अच्छी जी। धरोहर और क्या हो सकती है कि हम अपनी भाषा उन्हें दें। नहीं, भाषा भी दे, लेकिन जो एक हमारा अप्रोच है कि सिर्फ संस्कृति और संस्कार वाली बातें ही सिर्फ अपनी भाषा से नहीं हो सकती। जी ये बिल्कुल। भाषा को जो की उपयोगिता जताना कि आप किसी भी टॉपिक पे अपनी भाषा में भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल तो जो बिल्कुल। एक कंटेम्पररी कनेक्ट है ना, वो हमको री एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि, और हमें भी उसको सीखना पड़ेगा कि इन सब क्षेत्रों में भी हिंदी में काम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और और जब मदर टंग से इमोशन जुड़े हुए होते हैं, भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। जो चीज मदर टंग में बोली जाती है, जितने मतलब आत्मा के साथ आप बोल पाते हैं, वो अंग्रेजी या मतलब दूसरी भाषा में नहीं बोल सकते। आप नहीं, सिर्फ बट अनुसुईया जी, वो मेरे और आप पे, वो मेरे और आप वाली जनरेशन पे लागू होता है। जी, आने वाली जनरेशन पर नहीं लागू होता है। आने वाली, जो यहाँ पे, क्योंकि उनकी सोचने की भाषा अंग्रेजी है। जी जी। तो अगर अंग्रेजी में सोच के वो ट्रांसलेट करके हिंदी में बात करते तो वो डिफरेंट उनके हाँ, लिए, नहीं बोल वो पाएंगे। भावनात्मक कनेक्ट नहीं है उनके लिए, एक बर्डन हो जा रहा है कि हमको एक और क्यों सीखना है। हम्म, लेकिन जहां उनको पता चलेगा कि करियर के लिए आपके लिए, जैसे कि हम लोगों के लिए अंग्रेजी जरूरी हो गया था, हम्म, वैसे ही उनके लिए हिंदी को जरूरी करना कि आपके करियर डेवलपमेंट के लिए हिंदी भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि आप जितनी भी अच्छी स्पेनिश बोल ले, मैंडरिन बोल ले, फ्रेंच बोल ले, आप नॉन नेटिव स्पीकर कहलाएंगे। बट इंडियन कोई भी भाषा बोलेंगे तो आप नेटिव स्पीकर कहलाएंगे। और पोटेंशियल अभी जितना इंडिया में है वो शायद कहीं आपको ना मिले। तो उसके लिए आप अपनी स्किल को पकड़ के रखिए और उसको तराशते रहिए, आगे जीवन में कहीं ना कहीं वो काम आएगी। बहुत सुंदर ममता जी, बहुत सुंदर। भारत की भाषाओं के बारे में आपके बहुत अच्छे विचार हैं। तो भाषाएं और संस्कृति विविधता में एकता का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। आप जैसे बता रहे हैं कि भारत भाषाएं और संस्कृति ये विविधता में एकता है। तो हम आपके विचार जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारी भाषाएं हैं भारत में और अलग अलग संस्कृति है। तो ना कि सिर्फ हम भारत में ही, अगर पूरे विश्व को देखा जाए तो यही हाल है कि हर विश्व की हर कंट्री की, एक देश की अलग भाषा है और उसकी एक अलग संस्कृति है। भारत तो अपने आप में एक पूरा विश्व है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृति हैं। तो बहुत आप सुंदर इसके बारे रसोई में है। जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी। देखिए, संस्कृति हर जगह की सुंदर होती है बिल्कुल सही कहा। और उतनी ही प्यारी होती है सबके लिए। और उस संस्कृति से जुड़ने का सबसे आसान और सीधा रास्ता होता है भाषा। सही कहा। अगर आप भाषा से जुड़ेंगे तो अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे। और संस्कृति से, वो कहते हैं ना कि आप पेड़ कहीं पे भी लगे, अगर जड़ से नहीं जुड़ा होगा तो वो उग नहीं सकता, वो फल फूल नहीं सकता। सही बात। तो वो अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और एक जो आइडेंटिटी क्राइसिस होती है प्रवासी भारतीय की, जब ये चीज आप हम ये एक्चुअली चैलेंज भी है, क्योंकि मैं सुनती हूँ भारत में भी कि हिंदी के लिए इंडिया में भी इतना कुछ नहीं हो रहा जितना तुम वहां करती हो। जी जी। तो अब वो सोच के लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां पे बच्चे क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग आंटी, गुड इवनिंग अंकल, गुड नाइट आंटी, गुड नाइट आंटी। लिफ्ट में मिलेंगे, बहुत कम बच्चे हैं जो अब नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल करते हैं। अब काफी बदलाव आ रहा है। लेकिन हम मेट्रो सिटी अगर ना लें, अगर हम जैसे थोड़े से जबलपुर या इंदौर इस तरफ चले जाते हैं, भोपाल और यूपी के कुछ स्टेट में जाते हैं, तो वहां पर अब कुछ जी चीजें बदल रही हैं। माता जी जी। पिताजी का ट्रेंड चल रहा है, दादाजी दादी जी वो अपने बच्चों हम्म से चाह रहे हैं कि जैसे वो आरएसएस से जुड़ रहे हैं या किसी और हम्म। संस्था से जुड़ रहे हैं, तो वो अपने भारत की जो मेन शब्द हैं उन पर अब फोकस किया जा रहा है। तो कुछ बदलाव मैंने देखे हैं इन पर्टिकुलर, जी जब कोरोना शुरू हुआ है उस समय जी। से अगर आप देखा जाए तो जैसे पहले था ऐसा कि हिंदी, वो कहते थे अरे हिंदी बोल रहा है मतलब देसी है, मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिग्रेड कर देते थे उस चीज को। नहीं नहीं जी, लेकिन जो आपने कहा ना डिग्रेडिंग वाली बात, हम्म, अब ये वाली चीज जो है ये बहुत इनग्रेन्ड है हमारे सोसाइटी में। इसको जाते जाते एक जनरेशन लगेगा। जी। और अगर हमारे जनरेशन से वो शुरुआत हो जाए तो होपफुली अगली पीढ़ी को ये बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। बात हो चुकी है अब हम, मतलब मैंने काफी लोगों को देखा कि हिंदी की वैल्यू वहां पर भी बढ़ रही है भारत में। जी बाजार जी के तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ घर के माहौल में अब उसको एक महत्वता दी जा रही है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, और जैसा जैसा कि आपने कहा ना कि यूपी, एमपी, और ये, जैसा कि मेरा कार्य क्षेत्र तो पहले सिर्फ बैंकिंग और अंग्रेजी उसी में होता था। जब से मैंने हिंदी क्षेत्र में काम करना शुरू किया, पहली बात तो मैं मिथिला की हूँ, तो वहाँ की जो हिंदी है वो बिहारी हिंदी जो होती थी। और मेरी परवरिश हुई है दिल्ली में, तो मेरी हिंदी दिल्ली वाली है, जी बिहार वाली नहीं है। तो वो एक गैप था। लेकिन जो बिहार के हिंदी बोलते हैं, जो उनकी पकड़ है भाषा पे, जो
जो शब्दावली है उनकी, वो सुन के इतना मन भाव विवल हो जाता है कि इतनी अच्छी भाषा है मदर हमारी और टंग हमसे से आत्मा छूटती जा जुड़ी, रही है। जी बिल्कुल, मदर टंग से आत्मा जुड़ी हुई होती है, तो वो आत्मिक वो शब्द एक निकलते हैं। वो जो इवन एक ये देखिए, जो बाला या धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो अपनी छतरपुर की जी भाषा में जब वो ये ठठरी बरे या कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते जी हैं, जी तो वो बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा भावनात्मक कनेक्शन देता है। तो ये चीजें जी वही स्टेट, मतलब कहते हैं ना कि जो एकदम प्योर चीज है, वो मदर टंग की लैंग्वेज में बोल बिल्कुल। के निकल कर आता है, और उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। और इसी के साथ वही जोड़ी थी कि भाषा की शुद्धता और समृद्धता की जो इम्पोर्टेंस है। तो जब मेरी शादी हुई यूपी की फैमिली में, हम्म, जो बना लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस, हम्म, तीनों जगहों की शुद्ध से शुद्ध हिंदी बोलते हैं। जी जी। और बहुत ही अच्छी, और मेरे हस्बैंड हिंदी मीडियम 10th तक पढ़े हैं, उसके बाद 12th उन्होंने टॉप किया था यूपी बोर्ड से, बट उनकी जो भाषा पर पकड़ है हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो उसके साथ ही मुझे वहीं से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे शुरू हो गई थी कि मुझे नहीं आती है भाषा, और ये लोग कितनी अच्छी बोलते हैं और कितना अच्छा। फिर जब मैंने हिंदी के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया, तो जो एक हमारे साथ मित्र है राहुल पारिक, वो भी हेप अवार्ड विनर है, हम्म, वो इंदौर के हैं, तो वहां से मुझे भोपाल और हम्म, इंदौरी हिंदी सुनने को मिली। और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मेरा तो मतलब मैं उस मोमेंट में फैन मोमेंट में होती हूँ कि मैं स्वांतः सुखाए जाके कविता पाठ भी सुनती हूँ, इन सबकी भाषा भाषण भी सुनती हूँ, इनकी स्टोरी टेलिंग भी सुनती हूँ। हम्म, सिर्फ मुझे भाषा ही इनकी मंत्रमुग्ध कर देती है कि मैं इत्मीनान से इंजॉय करके आती हूँ कि बहुत ही आनंद लेके कार्यक्रम का। और इस मुझे ये कार्य करने में जो एक अलग ऊर्जा मिलती है, वो इस कारण मिलती है कि जाके एक अपना भी एनरिचमेंट होता है, मेरी भी समृद्धि बढ़ती है भाषा की, और मेरे साथ साथ फिर मैं जो दो चार और नए लोग जुड़ते हैं, जी उनको भी एक अलग सी प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिलता है। तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी मिलती है कि भाषा को हम समृद्ध कर पाए, अपनी भी और साथ साथ और कम्युनिटी की भी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम इस कार्य पे ऐसा होता है कि ईश्वर हमें उस चीज के लिए वहां तक पहुंचा देता है, उस कार्य को मतलब करने के लिए। तो हम सब उसी क्षेत्र से हैं, और कहीं ना कहीं भारत में रहकर जब मैंने 10th तक हिंदी की थी, और उसके बाद जब मैं इंग्लिश मीडियम में गई थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हिंदी मेरी कमजोरी है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे वही लग रहा है कि हिंदी ही मेरी ताकत है। तो मुझे ऐसा लगा बिल्कुल ईश्वर ने मुझे सही जगह पर पहुंचा दिया, कि जो मतलब बिल्कुल जिसे मैं कमजोरी समझ रही थी, वो मेरी आज ताकत बनकर निखर कर सामने आई है, और उसी के वजह से मेरा वजूद नजर आ रहा है मुझे। तो जो कुछ भी होता है वो बहुत बिल्कुल अच्छे के बिल्कुल। लिए होता है, ये चीज सिद्ध होती है। तो जी मैं अब बिल्कुल। आपसे बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके, ममता जी। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है मेरा कि सिंगापुर में काफी ऐसी और भी संस्थाएं हैं, जैसे कि आपने कहा कि हिंदी सोसाइटी है, डीएवी है, जो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और एजुकेशन के सिस्टम से जुड़ करके एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं हिंदी जी के। तो जब आप मतलब कार्य करती हैं, तो क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि इस क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां हैं, जो आपको स्थान मिलना चाहिए वो आप वहां तक पहुंच पा रही हैं, या आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? अनुसुईया जी, जब मैंने शुरुआत की थी तो किसी को ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था कि हिंदी में पब्लिक कंपटीशन हो सकता है। सिर्फ डांस का और सिंगिंग का कंपटीशन होता था। जी अभी भी टैलेंट शोज बहुत सारे होते हैं, और या फिर स्कूल के स्तर पे अपने अपने एकेडमिक संस्थाओं में अपना अपना जो इंटरनल होता है, सब में डिबेट और पोइट्री और सबका शायद होता होगा, जो जिसके बारे में मुझे उतना नहीं पता था। लेकिन मैं ये कहूंगी जब मैंने ये शुरुआत करी तब तो ये कॉन्सेप्ट भी किसी को नहीं पता था। हम्म, अब ये है कि एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो चुका है, और ये जो कहते हैं ना, जागरूक हो गए हैं बहुत सारे लोग, और इतना मजा आता है कि वो बढ़ रही है। जो एक जो दायरा कहते बढ़, हैं ना, एक आप शुरुआत करिए और उसका आप दायरा शुरू बढ़ता करेंगे और है, उसकी कारवां रीच बढ़ता बढ़ती है। जाएगा। जी हाँ, और सब लोग अपने अपने स्तर पे अपने लिए अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हर तरह से हिंदी की सेवा कर रहे हैं। तो जी उस तरह से एक बहुत ही अच्छा माहौल है, बड़ा ही वाइब्रेंट। जी सिंगापुर में जो हिंदी का एक समाज है वो बहुत ही वाइब्रेंट भी है, बहुत जागरूक भी है, और अब जो कहते हैं थ्राइविंग भी हो गया है बहुत अच्छे से। जी तो अब क्योंकि जैसे जब हमने कवि गोष्ठियां शुरू करी थी, एक क्वार्टर में एक करने की हमें बहुत, अब देखिए बैक टू बैक हम लोग 3 वीकेंड्स कविता कविता पाठ करेंगे, कविता सुनेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जीवन में भी बदलाव है। बहुत बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव, सही कहा आपने। और और ये चुनौती थी, लेकिन अब चुनौतियां कहीं नहीं है, अब नए नए सब नए नए आयाम है, और सबके लिए बहुत बड़ा
जिसको कहते हैं ना, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा आसमान है, सबके लिए जगह है, सब सब अपना अपना कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। सही बात है, सही बात है। हमारा सबका एक ही मकसद है कि हमारी हिंदी और हमारी जो इतनी भी भारत की भाषाएं हैं वो आगे बढ़ें और एक अपना मुकाम हासिल करें। तो ये इसी के लिए शायद हम यहाँ पर मतलब अभी मैं और आप बात कर जी रहे हैं जी और हमारा कार्य अभी भी चल रहा है और ये चलता ही रहेगा आगे। तो हमारे जी दर्शकों को बिल्कुल। आप कुछ अपना संदेश देना चाहेंगे ममता जी? अनुसुईया जी, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इतना समय लगा के उन्होंने मुझे पूरा सुना, और उसके अलावा ये कि अपनी भाषा संस्कृति से जुड़े रहिए, अपने बच्चों को जोड़िए, और भाषा को सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट की बजाय एक इंटरेस्ट का विषय बनाए रखने के लिए बच्चों को नए नए एस्पेक्ट्स उसके दिखाइए, जिसमें हम कहते हैं कि भाषा दृष्टि नई सृष्टि, हमारा हिंदी फाउंडेशन का वो है। जी और हेप बने रहने के लिए हिंदी बोलना जरूरी है। तो अगर आपको हेप इंडियन लगना है, हेप भारतीय बनना है, तो हेप रहिए, हिंदी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे ममता जी बात करके, और हमारे मुझे दर्शक भी। की होप कि हमने जितनी भी बातें की हैं दर्शकों को भी पसंद आए और हमारी बातें कहीं ना कहीं सरकार तक भी पहुंचे कि हिंदी को हम किस तरह से आगे और बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उसे अपनी एक जगह दे सकते हैं। और वो जगह ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदुत्व ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है और ये कभी अलग नहीं होगा। और इसकी संस्कृति बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है, जी और जी जितना इस पे गूथा जाए, जितना इसमें गढ़ा जाए उतना कम है। और लोगों के जो हिंदी भाषी हैं उनकी क्रिएटिविटी इतनी सुंदर है, चाहे आप फिल्मों के क्षेत्र में देख लें, चाहे जब वो कविताएं लिखते हैं तब देख लें, चाहे जब वो कोई डिबेट करते हैं या कोई निबंध लिखते हैं उस क्षेत्र में देखें, या एक्टिंग के क्षेत्र में देखें आप, तो बहुत ही सुंदर कहानियां हैं हमारी जो संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो। और बहुत सारी, बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ करने को है इसमें। तो जी सारे क्षेत्र अगर आप कवर भी कर लेंगे तो भी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ क्षेत्र ऐसे छूटे ही रहेंगे कि जिन्हें पकड़कर वो आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल। ये विविधता में जो एकता, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी एक पावर कहा जाए, जिसे एक ताकत कहा जाए, स्ट्रेंथ कहा जाए, वो है, और जी, हम उसी पर कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और अब आप देखिए, बचपन में हम कहते थे अनेकता में एकता। जी अब आते आते बड़े होते होते हमारी वो विविधता में एकता हो गई, तो ये बिल्कुल भाषा बिल्कुल, क्योंकि समृद्धि का अब एक और। हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हमारे हस्बैंड्स जो काम कर रहे हैं वहां पर विविध विविध क्षेत्र के लोग हैं। कुछ इंडोनेशियन है, कुछ चाइनीज हैं, कुछ अलग कंट्रीज से आए हुए लोग हैं। तो उनको उनके बीच में कार्य करना पड़ता है। हम पहले सिर्फ भारत तक ही सीमित थे जब भारत में थे, कि भाई दिल्ली वाले, मुंबई वाले, बिहार वाले, यूपी वाले। लेकिन अब हम यहाँ आकर हम अपने पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरी कंट्री जी वाले अपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उनके साथ कार्य करना ये और भी ज्यादा चैलेंजिंग है, कुछ और नया सीखना पड़ रहा है। तो वही कहा आपने कि जो आसमान है वो खुला है और सीखने के लिए बहुत कुछ है। और अपनी जड़ों को हमेशा लेकर चलें, उनको चमकाएं, उनको दिखाएं लोगों को कि हम एक अच्छे भारतीय हैं, अच्छे नागरिक हैं। तो ये सब हमें आपसे सीखने मिला आज। और आपका कार्यक्रम बहुत ही प्रसिद्ध हो, बहुत अच्छा हो, जो आपको 27th में आप करने जा रही हैं एक्सपो में। हमारी शुभकामनाएं, हमारी बधाइयां बहुत आपको। बहुत धन्यवाद बहुत ममता बहुत जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपने अपने बारे में बताया और आपने अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बताया। आप अपने कार्य क्षेत्र में और भी उपलब्धियां हासिल करें, और ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन में भी आप बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करें, और आपसे हमारे आने वाली जनरेशन बहुत कुछ सीखें, आप उनके लिए बहुत कुछ कर दें। यही हमारी कामना है आपसे। और हमें बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद अनुसुईया जी, मुझे भी बहुत बहुत मजा आया। इतनी बार मुलाकात हुई, बट ये सबसे ज्यादा आनंददायक कन्वर्सेशन हुआ है हम लोगों के बीच में। जी और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका चैनल बढ़े, इतने लगन से आप काम कर रही हैं। और आशा है कि आप भी जो दोनों क्षेत्र, प्रोफेशनल क्षेत्र और हिंदी के क्षेत्र में, आप वैसे ही साहित्यिक सर्कल्स में आपका नाम हो और बढ़े। और हम भी धन्यवाद। आपके साथ साथ सिंगापुर से चमके कि हमारी मशहूर होती जा रही है। अब धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपके मुंह में घी शक्कर, जो भी आप कह रही हैं वो सत्य हो। मैं यही कहना बिल्कुल चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर होगा नमस्कार। भगवान। बिल्कुल। नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बहुत दर्शक, आप धन्यवाद। लोगों ने देखा कि ममता जी ने हमारे बारे में अपने बारे में बहुत कुछ बताया और अपनी फाउंडेशन के बारे में बहुत कुछ बताया, हिंदी के बारे में बहुत कुछ बताया और आने वाले हिंदी के बाजार के बारे में बहुत कुछ बताया। आशा है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे और हमारी सरकार तक यह बात पहुंचेगी कि हिंदी की किताबों को एयरपोर्ट में या ऐसी बहुत सारी जगहों पर रखा जाए ताकि हमारे दर्शक या हमारे पाठक उस हिंदी की किताब तक पहुंच सके और हिंदी की किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से सहज रूप से हो सके और सब तक जन जन तक हिंदी की किताबें, हिंदी के अखबार, हिंदी की मैगजीन्स पहुंच सकें। तो आज हमारी भाषाओं की प्रगति की बातों को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।